तत तुम मैं तुम्हें जान से मार दूंगा, हज़ीनी अंदाज में कहते हुए इसने तनाविश को एक जानिब धकेला और चीखते हुए कबीर दादा पर हमला कर दिया। अपने सर को चंद इंच हरकत देकर कबीर दादा ने इसका मुक्का खता किया और इससे पहले कि ख़ावर शेख का हाथ वापस पहुंचता, कबीर दादा ने दाएं हाथ से इसकी कलाई थाम ली थी। इसने बाएं हाथ ख़ावर शेख की कहनी पर इस अंदाज में रसीद किया कि कटाक की आवाज़ के साथ इसकी कहनी टूट गई थी। इसके मुंह से ज़ोरदार चीख बरामद हुई। कबीर दादा की कार्रवाई रिकी नहीं थी। इसने ख़ावर का दूसरा बाजू पकड़कर मरोड़ा, चीखते हुए वो साख्ता उल्टा घूम गया था। कबीर दादा ने एक पाँव उठाकर ख़ावर शेख की कमर पर रखा। अपने पाँव से इसे आगे धकेलते हुए ने दोनों हाथों से इसके मरोड़े हुए बाजू को पीछे खींचा। दूसरी मर्तबा कटाक की आवाज़ गूंजी। ख़ावर शेख मुंह के बल नीचे गिरा। इसका जिस्म रशा के मरीज़ की तरह कांपने लग गया था। मुझे मुआफ़ कर दो कबीर दाद, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। इसके गड़गड़ाने और तड़पने से बेपरवाह कबीर दादा ने करीब पहुंचकर एक हाथ इसकी थोड़ी के नीचे और दूसरा सर पर रखते हुए कहा, मैं गलती दोहराने का मौका नहीं दिया करता। इसके साथ ही इसने मखसूस अंदाज में झटका दिया। कटाक की एक और आवाज़ बुलंद हुई थी, लेकिन इस मर्तबा ख़ावर शेख चीख नहीं पाया था। अंधे मुनदबीज़ कालीन पर गिरते हुए वो हाथ पाँव झटने लगा। वो एक मासूम और बस लड़की की चीखें सुनने का मंसूबा बनाए हुए था। हवा की बेटी को अजियत देकर वो खुद महसूस करने का सोचे हुए था और तकदीर इस जालिम पर खिंदा जन थी। कबीर दादा तनाविश की तरफ मुड़ा। वो भाग कर इसके करीब आई और यूं वारफ्तगी से लिपटी गोया बरसों की शनासा ही तो हो। इतनी देर लगा दी, इसने लाड भरे अंदाज में शिकवा किया था। कबीर दादा के चारों मुहाफिज ये मंजर देखते ही फौरन कमरे से बाहर निकल गए थे। इसके यूं बेसाख्तगी से लिपटने पर कबीर दादा शशदर रह गया था। इसके वहम वाओ गुमान में भी नहीं था कि तनाविश इस बेबाकी का मुजाहिरा करेगी। इसने तनाविश की जसारत पर गुस्सा करने का सोचा, इसे झड़कने का इरादा किया, मगर वो ऐसा कुछ भी नहीं कर पाया था। तनाविश के मिलायम और नरम वाओ नाजुक वजूद ने इसे सुन कर दिया था। तनाविश के बदन की खुशबू उसके हौस को मख्तल करने लगी थी। काफ़ी कोशिश करके इसने अपनी ज़बान को बोलने पर आमादा किया। तुम्हें यूं किसी के साथ नहीं चले जाना चाहिए था। मुझे अगर ज़रा भी उम्मीद होती कि आप खुद मुझे लेने आएंगे तो शायद क़यामत तक इंतज़ार में बैठी रहती। और फिर मुझे ये भी गुमान था कि आपकी बीवी की तरफ कोई गलीज़ हाथ नहीं बढ़ा पाएगा। इसके मौक़िर अलज़कर फ़िक्रे पर कबीर दादा को सबकी का एहसास हुआ। इसे बेमुश्किल खुद से अलहदा करते हुए वो धीरे से बोला, मेरा भी यही गुमान है, मगर कुछ लोगों की समझ में ये बात इतनी जल्दी नहीं आती और मेरा समझाने का तरीक़ा ऐसा है कि वो समझ तो जाते हैं मगर मुस्तक़बिल में इस पर अमल करने के काबिल नहीं रहते। तनाविश खिलखिलाकर हंसी। अब मुझे भी इस तरीक़े से समझाना ना शुरू कर देना। कबीर दादा ने बेसाख्ता उमड़ पड़ने वाली मुस्कुराहट को भैंच कर रोका और संजीदा लहजे में बोला, चलना चाहिए, हम चलिए, मगर याद रहे इत्तिफाक से आपने मेरा चेहरा तो देख लिया है, मुंह दिखाई नहीं मुआफ़ करूंगी। निकाह पढ़वाने का मतलब ये भी नहीं कि मैं तुम्हारे चौंचले उठाना शुरू कर दूं।
अपनी हैसियत पहचान कर बात किया करो। खुशक लहजे में कहते हुए वो बाहर की तरफ चल दिया। तनाविश के होंठों से खुशी भरी मुस्कुराहट गायब हो गई थी। वो खामोशी से इसके पीछे चल पड़ी। अपनी हैसियत इसे याद थी। इसने खुद कबीर दादा को यही दावत दी थी कि वो सिर्फ निकाह पढ़वा ले, इसके बाद वो बेशक इसे रखील समझ कर रखे और रखील ही सा सुलूक करे। इस वक्त कबीर दादा ने इस से ये भी पूछा था कि वो अपनी बातों से फरेगी तो नहीं, और इसने इत्मीनान भरे लहजे में कहा था कि वो अपने कहे से 1 इंच भी नहीं हटेगी।